विश्व इनकी तथा स्टार्ट हो गया। ओके ओके ठीक है। अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो बेसिकली साउंड तो क्लियर है ना? साउंड मेरा आ रहा है ना क्लियरली? हाँ सर। ओके, तो देखो हम लोग ऑलरेडी यस्टरडे वाला जो क्लास था उसमें फॉरवर्ड मार्केट मतलब बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो जड़ है ना, जड़ के बारे में बोला। और आप लोगों को मैं एक कंप्लीट फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट का एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू दिया। मतलब ये फ्यूचर मार्केट ऑप्शंस मार्केट में होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल पर्पस क्या है इस मार्केट का, इसके बारे में एक आइडिया मैंने आप लोगों को जनरेट करने का कोशिश किया। बहुत ही छोटा सा मतलब आइडिया था वो, क्योंकि एक सिंगल क्लास में इतना सारा बात करना पॉसिबल तो नहीं होता है। फिर भी मैंने जो हो सकता है प्रैक्टिकल लेवल में होता क्या है थोड़ा सा दिखाया आप लोगों को। और फिर सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस किया था लास्ट क्लास, दैट इज द रूट लेवल ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, है ना। मतलब जिसका एनआईएसएम के लिए या एनएसी के लिए इसका नाम है सर इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो पॉइंट इज दैट कि इक्विटी डेरिवेटिव जो कल भी बोला था वो आज फिर से बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब होता है जो है नहीं उसे डिराइव करना। मतलब जो आज आज नहीं है, आज के बेसिस में कल 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 हो सकता है। जो आज तो नहीं है पर आज के बेस पे कल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबल कल क्या हो सकता है उसको आज के बेस पे अगर हम डिराइव करते हैं तो उसे हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। सिंपल बात, ठीक है। तो जैसे आज का इक्विटी जो है, जो आज मार्केट में इक्विटी ट्रेड कर रहा है, जो आज मार्केट में निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना, जो आज मार्केट में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इसके बेसिस में अगर हम फ्यूचर में वो किधर जा सकता है इसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा तरीका है। और उसी आइडेंटिफिकेशन के साथ हम लोग फ्यूचर मार्केट में ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना के ट्रेडिंग करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर इसको समझने के लिए हम लोग ऑलरेडी इसका जो जड़ है जिसको फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं, जो चाणक्य जी के जमाने में मतलब हिस्टोरिकली अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बहुत पुराना कॉन्टेक्स्ट है। तो आज से कम बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले ही हमारे देश में ये सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता था। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल गोल्ड के ऊपर भी एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था, जिसमें आप लोगों को एक फ्यूचर या ऑप्शन मतलब फॉरवर्ड डील कैसे हो सकता है उसका एक आइडिया जनरेट किया था। तो फॉरवर्ड अगर समझ में तो आ ही गया है, तो आज थोड़ा धीरे धीरे फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर एक बार रेडी हो जाएगा फिर धीरे धीरे हम लोग ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। एकदम लाइन बाय लाइन चलना है, इधर उधर करके फायदा नहीं है। तो जैसे कि स्क्रीन शेयर है ना सर आप लोगों को? यस यस। तो जैसे कि हम लोग अभी बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव पार्ट में ही थोड़ा अपने आप को घुमा फिरा कर रहा है, तो जिसमें बेसिकली हम लोग हिस्ट्री इवोल्यूशंस एंड डेरिवेटिव मार्केट क्या है, सबसे बड़ा चीज डेरिवेटिव मार्केट का जो दो दो जड़ एरिया है दैट इज फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, ठीक है, उसके ऊपर बातचीत चल रहा है सर। तो जैसे कि मैंने आपको फॉरवर्ड बता दिया था, फॉरवर्ड क्या होता है वो भी बता दिया था। तो अगर फॉरवर्ड समझ में आ गया तो अभी धीरे धीरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं सर, ठीक है। फॉरवर्ड समझ में आ गया तो फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं और फिर रियल लाइफ में फ्यूचर ट्रेड कैसे होता है वो भी दिखा देंगे, है ना। तो पहले देख तो लेते हैं कि सर फ्यूचर क्या है। चलो, ज्यादा हड़बड़ नहीं करना है, आराम से सीखना है, क्योंकि हम लोग अगर प्यार से सीखेंगे तो प्यार से याद भी रहेगा। और ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो फिर ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे, और आधा अधूरा नॉलेज से हमेशा एवरेज बन के रह जाएंगे, है सर। तो एवरेज नहीं बनना है, क्लियर कट नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ये एकदम बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट है सर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लास्ट दिन कुछ प्रॉब्लम के साथ फॉरवर्ड मार्केट को क्लोज किए थे, फॉरवर्ड मार्केट को कुछ प्रॉब्लम के साथ क्लोज किए थे, मतलब रिस्क। फॉरवर्ड मार्केट में कुछ रिस्क अवेलेबल होता है, जैसे कि याद रखिए सर फॉरवर्ड मार्केट में क्या क्या रिस्क है।
एग्जाम सवाल भी है, जो लोग एनआईएसएम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम सवाल भी है, और एग्जाम का क्वेश्चंस भी तो है, और साथ साथ में आपको नॉलेज भी रखना चाहिए कि एक नॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकता है। मतलब ऑर्गेनाइज वे में रिस्क है तो फिर अनऑर्गेनाइज वे में तो रिस्क हो ही सकता है। तो एक रिस्क का नाम है सर लिक्विडिटी रिस्क, मैं लास्ट दिन बताया, डिफॉल्ट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, रिजिडिटी। ठीक है, ये सब जो प्रॉब्लम मैं लास्ट दिन आप लोगों को डिस्कस भी कर दिया था, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए फ्यूचर मार्केट अपने आप को रेडी बनाए, फ्यूचर मार्केट अपने आप को रेडी किया। तो फ्यूचर मार्केट अगर मैं सिंपल बोलूँ कि सर फ्यूचर मार्केट क्या है, सर फ्यूचर मार्केट इज वेरी सिंपल। आप आज खड़े होके, जैसे अभी देखो, मैं कल बता रहा था ना, लास्ट में मुझे कोई पूछ रहा था कि सर मार्केट का रेंज बताइए तो मोटा मोटी मैं बोला था कि 18,000 से 18,200, तो ऑलरेडी 18,000 तक पहुंच गया सर। ठीक है, मैं तो ऐसे ही थोड़ा रैंडम पिक करके बता रहा था, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो 18,000 के आसपास में मार्केट घूम रहा है। तो ठीक है, मार्केट का काम है घूमना, उसे घूमने दो। जैसे जैसे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग बहुत अच्छा आइडिया जनरेट करना सीख जाएंगे कि मार्केट किस रेंज में कब क्यों किस लिए घूम सकता है। ठीक है, तो मार्केट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम सदाबहार कॉन्सेप्ट है सर, वो घूमता रहता है अपने मतलब बोलते हैं ना इर्द गिर्द, है ना, अपने इर्द गिर्द वो घूमेगा। तो लेकिन हम लोग उसको समझेंगे और उसके बेसिस में अपना ट्रेडिंग आइडिया जो है उसको डेवलप करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें हम लोग जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में सिंपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात किए थे, है ना, जहां पर टू पार्टीज एग्रीज टू एक्सचेंज कैश फॉर गुड्स, है ना, गोल्ड का डील हुआ था। तो एक बंदा एबीसी ज्वेलर बोल के था और एक बंदा XYZ गोल्ड डीलर था। XYZ गोल्ड डीलर क्या करता था सर, याद करें कहानी, कहानी बहुत जरूरी होता है। XYZ गोल्ड डीलर इंपोर्ट करके गोल्ड एबीसी ज्वेलर को लाके देता है, ठीक है, और बदले में एबीसी से कैश ले लेता है, और एबीसी कैश दे देता है, बदले में गोल्ड ले लेता है। तो ये सिंपल बिजनेस बिजनेस एक्सचेंज है गुड्स के बदले। तो यही बात हुआ था व्हेन टू पार्टीज एग्रीड टू एक्सचेंज कैश फॉर गुड्स एट सम पॉइंट इन फ्यूचर डेट। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि डील आज हो रहा है, पर इसका सेटलमेंट, मतलब गुड्स का सेटलमेंट, कैश का सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होता है। ठीक है, मतलब आज अगर कोई डील लग के करते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन आज ही नहीं हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन फ्यूचर टाइम पे होगा। ठीक है, मे बी 1 मंथ लेटर, मे बी 2 मंथ लेटर, मे बी 1 वीक लेटर, मे बी 2 वीक्स लेटर, मे बी 3 मंथ लेटर, इस तरह का टाइम पीरियड नॉर्मली देखने को मिलता है। तो एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, है ना सर, जैसे एबीसी और XYZ का अगर यस्टरडे वाला क्लास का एग्जाम्पल आप याद करें तो वहां पर आप देखेंगे कि वो लोग कुछ आई थिंक दिसंबर में डील कर रहा था, और मार्च में, आई थिंक दिसंबर और मार्च का ही कुछ ऐसा एग्जाम्पल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, सॉरी, यस सर 9, हाँ एग्जैक्टली दिसंबर और मार्च का ही डील था। दिसंबर से मार्च का टाइम पीरियड मोटा मोटी 3 महीने का होता है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 महीने का एक डील था, तो 9 दिसंबर में वो लोग डील कर रहा था, और 9 मार्च में फ्यूचर डेट में 9 दिसंबर 2014 इन लोगों का डील हुआ था, और 9 मार्च 2015, ठीक 3 महीने बाद सिनारियो क्या क्या बन सकता है डील में, क्योंकि कोई प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में रहता है तो कोई लॉस मेकिंग सिचुएशंस में रहता है। तो ये जो फ्यूचर में जो डील आज बन रहा है पर फ्यूचर के डेट में बन रहा है, हम इसे फ्यूचर मार्केट बोल सकते हैं। अब वही बात यहाँ पर थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में बताने का कोशिश किया जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यही सब बातें ना धीरे धीरे आप लोगों को मार्केट में बना देगा सर। मार्केट में बनाने के लिए आपको ये जो मार्केट का कहानी है ना, मार्केट तो रातों रात नहीं बन गया रे बाबा, मार्केट को बनने में समय लगा है, मार्केट को बनने में पैक्स लगा है, तब जाके मार्केट बना है। तो ये सब मार्केट को बनने के पीछे की कहानी है। तो जैसे कि आप लोग अगर देखें जरा, we inspected the structure of the transactions and understood how the variations in price impact the parties involved। हम लोगों ने देखा था कि XYZ और XYZ और ABC इन दोनों के बीच में जो डील हो रहा था, इसमें 3 मंथ लेटर जो प्रोडक्ट था या शेयर था, जो भी हो, है ना, शेयर हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे मानो अभी हम लोग अगर शेयर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
निफ्टी का जो मार्केट प्राइस है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अब मार्केट में ये सब चेंजेस देखने को मिलता है, आगे आगे और बताएंगे कि कैसे ये चेंजेस हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन है, कैसे कैसे हम समझ सकते हैं, क्या डील है, वॉल्यूम क्या है, ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब बताएंगे सर धीरे धीरे। ऑप्शंस बताएंगे ना कि ये मार्केट में डीलिंग का क्या कॉन्सेप्ट चलता है, सब डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा जड़ को टाइट करते हैं सर, बेसिक्स को ठीक करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड अंडरस्टूड हाउ द वेरिएशन इन प्राइस इंपैक्ट द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। जैसे ही 3 महीने में गोल्ड का प्राइस 2450 से 2450 पर ग्राम से 2700 पर ग्राम में शिफ्ट हो गया, है ना। 2450 पर ग्राम था, वहां से 2700 पर ग्राम में शिफ्ट हो गया, तो प्राइस में वेरिएशन आया। और ये प्राइस का जो वेरिएशन है वो इम्पैक्ट कर रहा है दोनों पार्टी का जो प्रॉफिटेबल सिनारियो पे। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी हैड लिस्टेड डाउन 4 की रिस्क, हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़े थे, विद रेस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। 4 रिस्क के बारे में हम लोग बोले थे, जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या 4 रिस्क देखने को मिलता है। एंड हम लोग कंक्लूड किए थे दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्ट्रक्चर्ड टू ओवरकम द क्रिटिकल रिस्क ऑफ फॉरवर्ड एग्रीमेंट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड में जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करता है। और वो प्रॉब्लम क्या क्या था, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाया, लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, रिजिडिटी ऑफ द ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर, रिजिडिटी ऑफ द ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर। ये जो 4 तरह का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फ्यूचर मार्केट सामने आ रहा है। ये 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करके फ्यूचर मार्केट सामने आ रहा है। मैं आपको फ्यूचर डील दिखाऊंगा, एनएससी के साइट में जाके आप फ्यूचर डील भी देख पाएंगे, ठीक है। वहां पर भी क्या क्या चीजें चाहिए होता है, फ्यूचर में ट्रेड कैसे लेते हैं, वो भी हमारा चर्चा का विषय है। तो जरा सा शांति बना के रखे सर, मतलब मन में खलबली मचता है कि दिखाओ जल्दी से। तो वी विल कंटिन्यू रेफरिंग द सेम एग्जांपल, हम लोग सेम एग्जांपल में चलेंगे, बट इस बार हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करेंगे। So from the previous chapter, one thing is quite clear. If we have a view on the price of an asset, अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका किसी एसेट के प्रति जो व्यू है ना, जैसे हम लोग वहां पर गोल्ड के प्रति व्यू बना रहे थे, 2 पार्टी था, एक एबीसी ज्वेलर और एक XYZ डीलर। एबीसी ज्वेलर एंड XYZ डीलर, XYZ डीलर का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों ऑपोजिट व्यू में है सर, तभी मार्केट बनता है। अगर ऑपोजिट व्यू नहीं रहेगा तो मार्केट बनाना मुश्किल है। तो एबीसी ज्वेलर का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और XYZ डीलर का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, किसके प्रति, प्रोडक्ट के प्राइस के प्रति, शेयर के प्राइस के प्रति, है ना। तो जैसे हमारे एग्जांपल में गोल्ड था, तो हम लोग गोल्ड को ही समझ रहे हैं फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। अब गोल्ड की जगह आप शेयर प्राइस को ले सकते हो, नो इशू विद दैट, बट हम लोग करेंटली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस गोल्ड को यूज कर रहे हैं। तो ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोगों ने क्या देखा कि गोल्ड के प्राइस के ऊपर एबीसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, XYZ का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इफ यू हैव अ व्यू ऑन द प्राइस ऑफ एन एसेट, you can benefit significantly by entering into a forward agreement. That's true. अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एसेट क्लास के ऊपर, एसेट के प्राइस के ऊपर, तो आप उस पर्टिकुलर व्यू के बेसिस पे सिग्निफिकेंट बेनिफिट ले सकते हैं और उसके बेसिस में आप फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब जो फ्यूचर डेट में सेटल होगा उसका एग्रीमेंट आप आज कर लेते हो। ठीक जैसे ही एबीसी और XYZ ने इन आवर एग्जांपल 9 दिसंबर 2014 को एक डील कर लिया था, जिसका एग्जीक्यूशन होगा 9 मार्च 2015 को। तो क्योंकि उन्होंने फॉरवर्ड में ये लोग एग्रीमेंट कर लिया, जस्ट बिकॉज फ्यूचर में उनको एसेट के प्राइस के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट हो रहा था। सो ऑल वन नीड्स टू डू इज टू फाइंड अ काउंटर पार्टी। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि अगर आप किसी एसेट की क्लास के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर रहे हो, सेकेंड बेस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आपको काउंटर पार्टी ढूंढना है। जैसे एबीसी ज्वेलर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बना लिया, बट अगर उल्टा साइड में XYZ नहीं मिला तो उनका इस पॉइंट ऑफ व्यू का क्या काम। मतलब आपको मार्केट बनाना पड़ेगा ना, तो मार्केट बनाने के लिए ऑपोजिट में काउंटर पार्टी होना चाहिए, ऑपोजिट साइड होना चाहिए। सो कहना जरूरी नहीं है सर, अ फॉरवर्ड एग्रीमेंट इज लिमिटेड बाय इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व एंड ऑल ऑफ व्हिच इज ओवरकम बाय ए फ्यूचर एग्रीमेंट। अब फ्यूचर एग्रीमेंट में एनएससी बेसिकली जो करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए जो करता है उसमें बहुत सिंपल है कि काउंटर पार्टी आपके लिए जुगाड़ करना उनका काम। अगर आप एनएससी के साइट पे जाते हो और वहां पर आप फ्यूचर एग्रीमेंट देखते हो, फ्यूचर का जो डीलिंग्स होता है उसको देखते हो, तो आपके लिए काउंटर पार्टी जुगाड़ करना आज के डेट में ये बहुत आसान काम है सर। ब्रोकर आपके लिए है और ब्रोकर आपको काउंटर पार्टी ढूंढ के देता है। सर अगर कभी काउंटर पार्टी नहीं मिलता है तो क्या होता है? सर काउंटर पार्टी नहीं मिलता है तो बैठे रहो, जब तक ना मिले एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। और क्या, जैसे नॉर्मल में होता है, आपको आपके पास जमीन है, आप जमीन को बेचना चाहते हो, बट उल्टा साइड में जमीन खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। क्या सर, बोलो, ये सर नो। मानो आपके घर के सामने एक लैंड है, अब आपको लग रहा है जमीन का दाम फ्यूचर में बढ़ेगा। एक सिंपल है कि आपके घर के सामने एक लैंड है और आपको लग रहा है कि आपके घर के सामने जो लैंड है इसका दाम बढ़ जाएगा। तो अगर जमीन का दाम बढ़ जाता है फ्यूचर में और आप चाहते हो कि इसका डील अभी से करके रखते हैं कि 3 मंथ लेटर इसका जो भी फ्यूचर मार्केट में दाम होगा उस दाम पे हम लोग डील को नक्की करेंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट आपको तो लग रहा है दाम बढ़ेगा और हम इसको बेचना चाहते हैं, तो आप सेलर बनने के लिए रेडी हो, बट ऑपोजिट में बायर तो चाहिए। क्या सर? हाँ इनकी तथा विश्व, बोलो सर। सुमित, मतलब सिर्फ सेलर बनने से तो नहीं होगा, ऑपोजिट में बायर चाहिए कि नहीं चाहिए? वही बात कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। काउंटर यस सर। पार्टी, काउंटर पार्टी इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब ये नॉर्मल हम लोग ये सब जमीन लैंड बेचने के केस में हम लोग इजीली समझ जाते हैं, बट सेम कॉन्सेप्ट हम लोग स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एग्रीमेंट के केस में भी सिंप्लीफाइड वे में देख पाते हैं। अब जरा देखें, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर एग्रीमेंट इज एन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द फॉरवर्ड एग्रीमेंट। ये जो फ्यूचर एग्रीमेंट है ये और कुछ भी नहीं है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट का एक इम्प्रूव्ड सिस्टम है। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट रिटेन द कोर ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉरवर्ड मार्केट। मतलब फॉरवर्ड मार्केट का जो कोर स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करता है। इट एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएट विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने जो 4 रिस्क देखा वो 4 रिस्क को एलिमिनेट कर देते हैं। फॉरवर्ड एग्रीमेंट वुड गिव यू अ फाइनेंशियल बेनिफिट as long as you have an accurate directional view on the price of an asset. फॉरवर्ड एग्रीमेंट आपको तब तक बेनिफिट देता है जब तक आपका एसेट के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्ट होता है। दिस इज व्हाट वी मीन टू सी दैट कोर ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी फॉरवर्ड मार्केट हो या फ्यूचर मार्केट, इनमें फर्क नहीं है। फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों का जो कोर स्ट्रक्चर है वो सेम है। मतलब आपको लगता है फ्यूचर में दाम बढ़ेगा या आपको लगता है फ्यूचर में दाम घटेगा, उसकी बेसिस में आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो। ठीक जैसे इन आवर केस हम लोग XYZ डीलर के साथ ABC ज्वेलर का जो एग्रीमेंट देख रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ABC ज्वेलर और XYZ डीलर ठीक जिस तरह से कोर ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस में डीलिंग्स में आ रहा है, वही फॉरवर्ड का भी वही स्ट्रक्चर है, फ्यूचर का भी वही स्ट्रक्चर है। अब आपके मन में थोड़ा सा मे भी आप सोच रहे हो कि the transaction structure of an old generation car was just to transport you from point A to point B। अब पुराने जमाने में जो कार होता था उसका बस बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट होता था कि हमको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा दो और कुछ नहीं चाहिए। पुराने जमाने में जो कार बनता था उसमें कंफर्ट वगैरह के बारे में नहीं सोचा जाता था, बस A पॉइंट टू B पॉइंट में जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि पुराने जमाने में गाड़ी होना ही एक बहुत बड़ी बात थी। However, the new generation car comes with improvisations in terms of safety features, है ना? हम बस आज के डेट में गाड़ी होने से नहीं होगा, 4 पहिया होने से या 4 चक्का होने से नहीं होगा, साथ में आपको वैरायटीज ऑफ फीचर्स चाहिए, सेफ्टी फीचर्स। जैसे कि अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग चाहिए, है, सीट बेल्ट चाहिए, ABS चाहिए, पावर स्टीयरिंग चाहिए, एक्सेट्रा। तो बेसिकली गाड़ी तो गाड़ी है, कोर स्ट्रक्चर जो है वो तो पुराना कार का भी जो रहेगा, पुराना ओल्ड एम्बेसडर खटारा एम्बेसडर का जो कोर स्ट्रक्चर है, आज के डेट में कोई मारुति का या टाटा का कोई स्पेशल जो कार है, टोयोटा का या जो भी हो, उसका स्ट्रक्चर में तो कोई फर्क नहीं है, स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम, गाड़ी है। लेकिन न्यू जनरेशन कार में आपको सेफ्टी मिलता है, कंफर्ट मिलता है,
जो ओल्ड जनरेशन कार में आपको अवेलेबल नहीं होता है, बट स्टिल पर्पस फुलफिल कर देता है। तो बट इट स्टिल रिटेन द कोर ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर, दैट इज टू हेल्प यू मोर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अल्टीमेटली आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में गाड़ी करके जाना है, लेकिन कैसे जाओगे? सेफ्टी फीचर्स लेके जाओगे कि विदाउट सेफ्टी जाओगे? अगर विदाउट सेफ्टी जाना है तो ये एक फॉरवर्ड एक कॉन्सेप्ट में चलता है, और अगर सेफ्टी कंफर्ट लेके चलना है तो फिर फ्यूचर में चलो। अब वही चीज आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा कि फॉरवर्ड और फ्यूचर कहाँ जाके अलग हो रहा है। देखिए, फ्यूचर एग्रीमेंट, as we now know the core transaction structure of future and forward is same। इतना तो समझ में आ ही गया कि सर फ्यूचर और फॉरवर्ड अलग नहीं है, दोनों सेम है, बस थोड़ा रिस्क पैरामीटर जो है वो फॉरवर्ड में ज्यादा है और रिस्कीनेस फॉरवर्ड में ज्यादा है, और वही रिस्क फ्यूचर के केस में कम कर दिया गया। I guess it makes sense to look into the features that distinguish the future from the forward। अब आपको एक चीज बताते हैं, अब इसमें कुछ क्विक फीचर्स देखते हैं, and at a later stage we will dig into each and every feature in greater detail। मतलब अभी थोड़ा हल्का करके फीचर में बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गोताखोर लगाएंगे, ठीक है, गोताखोर लगाना समझते हैं ना, डुबकी लगाना, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग डुबकी लगाएंगे वैसे वैसे हम लोग और ज्यादा कैरेक्टर को समझ पाएंगे। अब अगर जो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे, अगर उसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा गो थ्रू करें, ये सब इजी इजी मैटर है, फिर भी मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि यही इजी इजी मैटर आप लोगों का पूरा माइंड को क्लियर करेगा, ठीक है। बेसिक से पढ़ने का यही फायदा होता है, अगर हम बेसिक को छोड़ के थोड़ा जंप करके, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करने के पीछे भागते हैं ना, तो वही बेसिक हमें फिर से तंग करता है, ठीक है। इसीलिए और कोई मेरा पर्पस नहीं है सर, डिटेल्स में बोलने के पीछे यही मेरा कारण होता है। तो एग्जाम्पल जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, एबीसी ज्वेलर्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद XYZ टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर, है ना। नाउ इमेजिन दिस, व्हाट इफ एबीसी फाउंड इट रियली हार्ड टू फाइंड XYZ एज अ काउंटर पार्टी इन रियल लाइफ सिचुएशंस। एबीसी अपना गोल्ड खरीदना चाहता है, बट अगर ऐसा उनको प्रॉब्लम होता है कि उन्हें XYZ जैसा डीलर ही नहीं मिल रहा, under such circumstances, though ABC has a certain view on gold and it also willing to enter into a financial agreement, ABC का गोल्ड के प्रति व्यू भी है कि गोल्ड का दाम क्या होगा, और उसका फाइनेंशियल एग्रीमेंट में जाने का मानसिकता भी है कि हाँ, हम गोल्ड के पॉइंट मतलब प्राइस के व्यू पे भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस कम हो ज्यादा हो जाएगा फ्यूचर में, तो हम डील अभी करना चाहते हैं, ये मेरा मानसिकता है, मतलब एबीसी का। लेकिन क्या होगा अगर उल्टा साइड में उनको काउंटर पार्टी ना मिलते हो तो दे वुड बी लेफ्ट हेल्पलेस, एबीसी बेसिकली हेल्पलेस हो जाएगा, एंड बिकॉज देयर इज नो काउंटर पार्टी टू टेक द ऑपोजिट साइड ऑफ द एग्रीमेंट। नाउ फर्दर इमेजिन, फिर से थोड़ा सोचो, what if ABC instead of spending its time and effort to scout for a counterparty simply decide to walk into a financial supermarket। अब एबीसी अपना दिमाग ना लगा के, काउंटर पार्टी के पीछे ना भाग के, वो फाइनेंशियल सुपरमार्केट में पहुंचना चाहता है। एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं सर। अब व्हाट इज फाइनेंशियल सुपरमार्केट? ठीक जैसे हमारे घर के अगल बगल में सुपरमार्केट होता है, जहां पर हम लोग कोई भी चीज चाहिए होता है, कपड़ा से लेके खाना, रेस्टोरेंट सर्विस से लेके सिनेमा हॉल से लेके फूड कोर्ट से लेके खेलने का जगह, हाँ, हर एक चीज मिलता है। कहाँ सर? शॉपिंग मॉल का बात कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। घर के अगल बगल में सिटी मार्ट से लेके, मैं सिटी मार्ट तो बहुत पुराना हो गया, सिटी सेंटर, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, सीसी, है ना, और फिर आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारा है, मुझे तो इतना नाम भी नहीं पता, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट जो सुपरमार्केट नॉर्मल लेवल में हम लोग देखते हैं, जहां जाके हम लोग हर एक चीज का हमें जरूरत पूरा हो जाता है, वैसा ही फाइनेंशियल सुपरमार्केट इज ऑल्सो देयर। अब ये वर्चुअल लेवल में है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है, इसे फाइनेंशियल सुपरमार्केट कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सुपरमार्केट में, आपके पास दिमाग है, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो एसेट के प्राइस के बारे में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिसाइड कर चुके हो, आपने डिसाइड कर लिया कि रिलायंस का फ्यूचर इधर जा सकता है, आपने डिसाइड कर लिया
आईटीसी का शेयर इधर जा सकता है, आपने डिसाइड कर लिया कि निफ्टी ओवरऑल मूव करेगा, डाउन जाएगा, व्हाटएवर आपने डिसाइड कर दिया। नाउ आपको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको काउंटर पार्टी नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सुपरमार्केट जाइए एंड काउंटर पार्टी वहां पर आपको मिलेगा। मेनी काउंटर पार्टी इज विलिंग टू टेक द ऑपोजिट व्यू। अच्छा, क्या हम डायरेक्टली बीएससी एनएससी पहुंच सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। हम इनके पास पहुंचेंगे ब्रोकर के थ्रू से, जो फाइनेंशियल ब्रोकर का काम करते हैं, जिसे हम लोग प्यार से स्टॉक ब्रोकर भी कहते हैं। ठीक है सर। तो विद सच ए फाइनेंशियल सुपरमार्केट इन प्लेस, अब जैसे कि सुपरमार्केट सामने आ जाएगा, एबीसी जो है वो जस्ट अनाउंस करेगा इट्स इंटेंशन, वो जस्ट सिर्फ अपना इंटेंशन अनाउंस करेगा। कैसे? जैसे नॉर्मल लेवल में वो क्या करेगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, तो अपना इंटेंशन को जताएगा, बताएगा लोगों को, एंड विलिंग काउंटर पार्टीज वुड लाइन अप टू टेक द ऑपोजिट स्टांस। अब जो जो एबीसी के इस पर्टिकुलर अनाउंस पे रिस्पॉन्स करेगा, उल्टा साइड में ऑपोजिट स्टांस लेके खड़ा हो जाएगा। सिंपल बात है। अब ये जितना मैं डिटेल्स में आपको बोल रहा हूँ रियल लाइफ सिचुएशंस में, ये इतना आसानी से ही हो जाता है, इतना भी दिक्कत नहीं होता। मतलब कम से कम आज के डेट में ये जगह तो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। अब आगे देखिए, ये सब आप लोग जानते हो, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी बोल के निकलना चाहता, क्योंकि आप लोग जानते हो, तो मेरा बस थोड़ा काम है आपको बता दूं कि क्या क्या है नहीं है, क्योंकि बाद में और इतना सब डिटेल्स में बेसिक लेवल में ना चर्चा करने का मुझे, ना तो मुझे टाइम मिलेगा, ना ही मौका मिलेगा, और ना ही आप लोगों को सुनने का इच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए बेसिक बातें शुरू में ही बोल दिया जाए तो अच्छा रहता है। What more, a true financial supermarket, एक सच का जो फाइनेंशियल सुपरमार्केट होते हैं ऑफ दिस शॉर्ट would not just have to people with view on gold, but instead we also have people with view on silver, copper, crude oil, pretty much any asset like including stocks. सुपरमार्केट में सिर्फ गोल्ड नहीं होते, कमोडिटी मार्केट का बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, और स्टॉक्स भी हो सकता है। ऑब्वियसली स्टॉक्स मतलब शेयर्स। In fact, this is exactly how the future contract made available. They are available of accessible all of us and not just available to corporate. ये जो particular concept है, ये सिर्फ corporate के लिए नहीं, मतलब corporate such as ABC Jewelers के लिए नहीं। ABC Jewelers तो एक बहुत बड़ा corporate जैसा काम करता है, सिर्फ उनके लिए नहीं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम आप जैसे लोग भी कर सकते हैं, जो लोग, जिनको हम लोग प्यार से रिटेल पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, जिन्हें हम प्यार प्यार से रिटेल पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में जाने का अधिकार सबको है। ठीक है, ये हम इसलिए बोलते हैं ना, ये मार्केट सबका है बॉस। तो फाइनेंशियल मार्केट ऑफन कॉल्ड द एक्सचेंज, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। एक्सचेंज कैन बी ए स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज कैन बी ए कमोडिटी एक्सचेंज। कल की क्लास में दिखा रहा था आपको, है ना। कमोडिटी मार्केट के लिए जैसे कि एमसीएक्स जाने जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के लिए जैसे बीएसई है, एनएसई है। कुल मिला के आज के डेट में भारत में 7 स्टॉक एक्सचेंज है सर, 7, जिसमें 2 पॉपुलर एंड सबसे एक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई एनएसई फॉर इक्विटी सेगमेंट, और कमोडिटी के केस में एमसीएक्स, ये सब। ठीक है, ये सब एक्टिव लेवल में बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ और भी है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो और भी 2-4 है, मैं आपको कभी नाम दिखा दूंगा सर। अच्छा, as we know the future contract is structured a little differently compared to forward contract. थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरवर्ड मार्केट को एलिमिनेट करना। तो लेट अस लुक एट ईच ऑफ दिस पॉइंट दैट डिफरेंशिएट द फ्यूचर फ्रॉम द फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हम लोग आगे ये बात करने जा रहे हैं सर, कि ऐसा क्या क्या बात है जो फॉरवर्ड मार्केट को फ्यूचर मार्केट से अलग करता है, या फिर ऐसे बोलो कि फ्यूचर मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट से अलग करता है। ध्यान से देखना सर। आफ्टर रीडिंग थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स यू विल स्टिल नॉट बी वेरी क्लियर अबाउट फ्यूचर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग फ्यूचर एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, फ्यूचर एग्रीमेंट डील करना भी सीखेंगे, तो आपको और समझ में आएगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन। अब ये अंडरलाइन क्या है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बता रहा था आपको। ठीक है, जैसे कि आप हम लोग जब ऑप्शन ट्रेड वगैरह करते हैं, हम लोग जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग जब ऑप्शन चेन को देखते हैं, देखिए सर,
ये सबको समझ में आ रहा है ना सर? क्योंकि मैं बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ तो ज्यादा पूछ नहीं रहा हूँ, बट अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विश्व तथा इनकी, बोलो सर। सुमित। हाँ ओके सर, ओके सर, ठीक। हाँ सर। इजी चर्चा चल रहा है, अब इजी चर्चा में बार बार पूछने की जरूरत नहीं है इसीलिए। अच्छा, तो निफ्टी अगर आप देखें जरा, निफ्टी जैसे कि अभी 18,000 में चल रहा है, ठीक है? तो ये मैं कल भी बता रहा था कि निफ्टी में जब हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, चाहे कॉल ऑप्शंस करें या पुट, ठीक है, कॉल बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पुट बाय सेल कर सकते हैं ना। क्वेश्चन इज दैट ये सब ऑप्शन मार्केट में बताएंगे आपको, ठीक है? धीरे धीरे समय आएगा, आपको मैं सारा चीज बताऊंगा। तो जैसे कोई निफ्टी निफ्टी के ऊपर जब हम लोग निफ्टी में फ्यूचर में या ऑप्शंस में डील करने जाते हैं, तो जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 18,000। अब निफ्टी में यहाँ पर आपको अलग अलग स्ट्राइक नजर आ रहा है, कभी आपको 18,000 से ज्यादा भी दिखेगा, कभी आपको 18,000 से कम भी दिखेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो अलग अलग स्ट्राइक है, ये मतलब डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि क्या मार्केट इस लेवल में जा सकता है। अगर मार्केट इस लेवल में पहुंचता है तो उसके बेसिस में और करंट मार्केट के बेसिस में आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? अब क्वेश्चन इज दैट कि जो कुछ भी फ्यूचर में होगा उसका कुछ तो अंडरलाइन होगा। जैसे निफ्टी का फ्यूचर डिपेंड करता है करंट लेवल निफ्टी के ऊपर, इसलिए इसे अंडरलाइन कहते हैं। अंडरलाइन मतलब बार बार बोल रहा हूं कि जिसके बेसिस में आप कोई पर्टिकुलर एसेट का फ्यूचर डिसाइड करते हो वही उसका अंडरलाइन, ठीक है? अब आप इसका थोड़ा सा और इफेक्ट देखें। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन। मिमिक मतलब कॉपी करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसा बिहेव करेगा फ्यूचर भी वैसा बिहेव करेगा। बट हाउ? इन द एग्जाम्पल ऑफ एबीसी ज्वेलर्स एंड XYZ गोल्ड डीलर, जो हम लोग जिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को बना रहे हैं सर, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा? फॉरवर्ड एग्रीमेंट वाज बेस्ड ऑन गोल्ड एंड इट्स प्राइस। फॉरवर्ड एग्रीमेंट वाज बेस्ड ऑन गोल्ड, गोल्ड हमारे लिए यहाँ पर एसेट था और उसका दाम। However, when it comes to a future contract, the agreement is based on the future price of the asset. The future price mimics the assets. Future price mimics the asset. Mimic करेगा, mimicry करता है, which is also called the underlying. मतलब जिस underlying को mimic करके future price होगा। For example, gold as an asset can have a gold future contract. Gold as an asset can have a gold future. Gold एक asset होने के नाते उसका gold का future होगा। And think of the underlying and its future contract somewhat as twin siblings. Twin siblings मतलब भाई बहन की तरह। Whatever the underlying asset does, underlying gold जो करेगा future contract ठीक वैसा ही करेगा। अगर underlying asset प्राइस इंक्रीज करेगा तो फ्यूचर का भी प्राइस इंक्रीज करेगा। अंडरलाइन अगर नीचे जाएगा तो फ्यूचर भी नीचे जाएगा। Therefore, if the price of the underlying goes up, the price of future contract would also go up. अगर अंडरलाइन का दाम बढ़ेगा, मतलब प्रेजेंट मार्केट में अगर निफ्टी बढ़ता है तो निफ्टी फ्यूचर भी बढ़ेगा। अगर प्रेजेंट मार्केट में निफ्टी गिरता है तो निफ्टी का फ्यूचर भी गिर जाएगा। सिंपल है। लाइकवाइज अंडरलाइन गोज डाउन, गिरेगा तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो गोज डाउन, जस्ट लाइक अ मिमिक्री करेगा। ठीक जैसे बचपन लेवल में दो भाई बहन अगर होता है तो एक कोई कुछ करता है तो फिर दूसरा भी सेम उसको मिमिक करके करता है ना, तो मार्केट ना कुछ इसी तरह का बिहेव करता है। अब एग्जैक्टली ऐसे ही करता है कि थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन है, वो आपको समय के साथ साथ पता चल जाएगा। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो, उसका पूरा बिहेवियर डिपेंड करता है उसका अंडरलाइन पे, उसका अंडरलाइन पे। इसीलिए फोकस हमेशा अंडरलाइन पे होता है। इसीलिए फोकस हमेशा अंडरलाइन पे होता है। ये देखो व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी, यहाँ पर अगर मैं कोई पर्टिकुलर एशियन पेंट्स ले लेता हूँ, यहाँ पर एक्सपायरी में 29 मार्च ले लेता हूँ, स्ट्राइक प्राइस 2823 चल रहा है, मैं थोड़ा सा कुछ आसपास का ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये प्रीमियम है, प्रीमियम जमा करके खेलना होता है। ये सब पॉइंट बताऊंगा कि प्रीमियम बढ़ता गिरता कैसे है, ठीक है, कैसे क्यों प्रीमियम में क्या चेंजेस आता है। ये बस आपको
मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि प्रीमियम का क्या खेल है, कि मतलब जब भी आप कोई डील में जाते हो तो उसमें प्रीमियम क्या खेल खेलता है और प्रीमियम का वैल्यू में अप डाउन क्यों होता है। अब देखो, ये जो आप लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम देखो, यहाँ पर देखो प्रीमियम चल रहा है 1873। अब जैसे जैसे आप और नीचे की तरफ आओगे प्रीमियम वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद प्रीमियम वैल्यू फिर से बढ़ जाएगा। अब सवाल यही उठता है कि प्रीमियम धीरे धीरे कम ही क्यों होता है, प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता ही क्यों है, और प्रीमियम का क्या खेल है, तो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में, क्या किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, ये सब अभी समय लगेगा सर, थोड़ा सा समय लगेगा ये सब चीज़ों में थोड़ा डिटेल्स में बात करने के लिए। लेकिन फोकस एरिया हमेशा क्या है, फोकस एरिया इज ऑलवेज, फोकस एरिया इज ऑलवेज अंडरलाइन, अंडरलाइन। जिस एसेट पे आप फ्यूचर सोच रहे हो उस एसेट्स का अंडरलाइन क्या है, वो आपका हमेशा फोकस एरिया रहेगा। मतलब ये क्या बिहेव करेगा, ये क्या बर्ताव करेगा, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जिस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वही बिहेव करेगा जो उसका अंडरलाइन करेगा। अंडरलाइन बढ़ता है तो फ्यूचर भी बढ़ेगा, अंडरलाइन डाउन जाएगा तो फ्यूचर भी डाउन जाएगा। ध्यान रखिए बात का। अब इसका इस्तेमाल जब करना चालू हो जाएगा ना, तब आपको इतना मौका नहीं मिलेगा। अभी जितना दिमाग में नार्चर करना है कर लो, क्योंकि बाद में इतना इंफॉर्मेशन भरेगा आपके दिमाग में, ये पर्टिकुलर फ्यूचर इन ऑप्शन या इक्विटी डेरिवेटिव, फिर आपको इतना मौका नहीं मिलेगा। ये बेसिक बातें अभी जितना हो सकता है दिमाग में मंथन करना है करते रहो, बाद में इतना मंथन का टाइम नहीं मिलेगा। मंथन समझते हो ना सर, अपने आप को उस पर्टिकुलर मैटर में चिंतन करके उसको समझना। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगेन गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ एबीसी ज्वेलर्स एंड XYZ गोल्ड डीलर, जो हमारा एग्जांपल है। एग्रीमेंट हुआ था 15 kg गोल्ड का, डील हुआ था 999 प्योरिटी वाला। अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्रीड, एग्रीमेंट कुड हैव बीन 14.5 kg और 15.25 kg for whatever they would think is convenient for them. However, in the future contract, the parameters are standardized. They are not negotiable. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी मतलब किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट को चेंज नहीं कर सकता, जो है वो है। मतलब समझे, फॉरवर्ड में आज 15 kg का डील हो रहा है, कल आप उनके बीच में लग रहा है नहीं 15 kg नहीं, चलो एक काम करते हैं ½ kg बढ़ा देते हैं। किसी को लगता है नहीं एक काम करो चलो ½ kg कम कर देते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज क्यों, क्योंकि उसको एक्सचेंज डील करता है, तो एक्सचेंज डिसाइड करके बता देता है कि भाई यही है हमारा एग्रीमेंट का डील, आपको जो करना है आप इसी के बेसिस में करो। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्रीफिक्स्ड है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्रीफिक्स्ड है, और प्रीफिक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज करने का मतलब जो बोल दिया वही होगा, ठीक है, जो बोल दिया गया वही होगा। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप जाते हो और यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का इक्विटी में चलते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप ओपन ऑर्डर बुक वगैरह ओपन करते हो, तो वहां पर भी आपको ना फ्यूचर एज वेल एज ऑप्शन सारा नजर आएगा। मैं जस्ट आपको एक बार, क्योंकि तब से बोले जा रहा हूँ, थोड़ा दिखाने का मन कर रही है, थोड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं सर। बाद में मेरे को ऑर्डर बुक मिलेगा, तो ऑर्डर बुक मिलते ही मैं आपको और डिटेल्स में दिखा दूंगा। यही है क्या, ये कभी कभी ना मुझे मिलता नहीं। प्रीवियस क्लोज, ये न्यू साइट जो है ये थोड़ा पागल होता है, ओल्ड साइट में फिर भी ऑर्डर बुक से मिल जाता है। ये इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का रिपोर्ट आपके सामने है, लेकिन हमें अभी रिपोर्ट नहीं चाहिए,
रिपोर्ट तो बाद में मिल जाएगा सर, वो दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट नहीं चाहिए, ऑर्डर बुक चाहिए सर। ठीक है, बाद में दिखाता हूँ। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं जो ढूंढ रहा हूँ ना सर, वो मुझे भी नहीं मिल रहा है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है? मिल जाएगा, या फिर मैं रेडी करके रखूंगा तो जल्दी दिखा पाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बुक होता है, वहां पर किस तरह से डेटा आपको बता देता है, ठीक है? तो वो सब आगे आगे मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर आएगा, ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली हम लोग फ्यूचर ट्रेड में ही बात करेंगे। इस तरह का देखने में होता है सर, डेरिवेटिव कोड्स कुछ इस तरह का देखने में होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? देखो, इट्स लुक लाइक दिस। এই দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? যাচ্ছে যাচ্ছে। एग्जैक्टली हाँ कुछ हाँ इस सर तरह, कुछ इस तरह का देखने में होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा तब। जैसे कि टीसीएस का लिया हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो इस यहाँ पर ना आपको पूरा डेरिवेटिव कोड में पूरा एकदम फिक्स करके बोल देता है कि भाई कितना लॉट में है। ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत हेल्प करेगा सर। ये सब इंफॉर्मेशन भी पता करना है कि ये इंफॉर्मेशन के अंदर ना ट्रेड वॉल्यूम, ट्रेड वैल्यू, फ्री फ्लोट मार्केट, 52 वीक हाई लो, ये सब भी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर बाई और सेल क्वांटिटी के ऊपर बेस करके, ठीक है? तो ये ऑर्डर बुक से आपको हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मार्केट ट्रैकर भी बोलते हैं इसको। तो ये मैं आगे आगे चर्चा करता हूँ सर आपके साथ, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बेसिक्स में ही बात करते हैं। आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। अच्छा, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन, स्टैंडर्डाइज द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में फॉरवर्ड की तरह अनऑर्गेनाइज नहीं होता है कि कभी मन किया तो ज्यादा कर लो, कभी मन किया तो कम कर लो। ऐसा नहीं होगा, हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट में वो बात करेगा, वो प्रीफिक्स्ड होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेबल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड चलता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इजीली ट्रेडेबल, मीनिंग इफ आई गेट इनटू एन एग्रीमेंट विद काउंटर पार्टी, अनलाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आई नीड नॉट ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट टिल द एंड। मतलब जरूरी नहीं कि हमें एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़े। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोई चांस नहीं है, हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़ता है। बिकॉज उसके उसके पीछे मेन रीजन है कि वहां पर काउंटर पार्टी अगर मैं छोड़ के चला जाऊं, जैसे कि एबीसी के साथ XYZ का जो डील बना था, अगर बीच में एबीसी बोलता है कि हम इस डील में आगे नहीं जाएंगे, तो फिर XYZ कहाँ एबीसी ढूंढने निकलेगा? और अगर XYZ बोलते हैं कि नहीं, हमको आगे आगे नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करना है डील को, तो फिर एबीसी कहाँ XYZ जैसे और किसी को ढूंढने जाएगा? तो ये दिक्कत फॉरवर्ड मार्केट में है। लेकिन फ्यूचर मार्केट क्या बोलता है? फ्यूचर मार्केट बोलते हैं नीड नॉट ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट टिल द एंड। दैट मीन्स एक्सपायरी डेट तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पड़े रहने का जरूरत नहीं है। एट एनी पॉइंट इन टाइम, इफ अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, आई कैन जस्ट ट्रांसफर द कॉन्ट्रैक्ट टू समवन एल्स एंड गेट आउट ऑफ द एग्रीमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल है सर। ये बोलना बहुत सिंपल है, बट इसको रियल लाइफ में जब होता है, ये बहुत इजीली हो सकता है। सबसे बड़ी चीज ये, हम लोग जो सेल करके निकल जाते हैं ना, देखना जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो लोग आपको ऐसे कभी कभी बोलेगा कि यार चलो निकल पड़ते हैं। अरे भाई कहाँ निकल जा रहे हो? मतलब आप मानो बाइंग पोजिशन पे थे, अभी आप पोजिशन छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपका एक्सपायरी नहीं आया। तो अब एक्सपायरी से पहले आप जो छोड़ के जा रहे हो, कोई तो होगा जो आपका डील को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब आप एज ए बायर किसी को सेल करके निकलना चाहते हो, या फिर आपका जो बाइंग कॉन्ट्रैक्ट था किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो, वॉटेवर। तो ये जो आप अचानक से डिसाइड कर दिया, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया और आप मार्केट छोड़ के जाना चाहते हो, ये पॉसिबिलिटीज फ्यूचर मार्केट में है। बट फॉरवर्ड मार्केट में ऐसा कोई सिचुएशंस क्रिएट नहीं हो सकता, आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना ही पड़ता है। लेकिन फ्यूचर में आप एक्सपायरी से पहले भी एग्रीमेंट में अपना जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है, आप निकल सकते हो। ये फ्यूचर मार्केट का स्पेशलिटी है। सबसे बड़ी बात, इतना सारा क्यों होता है? बिकॉज ये हाईली रेगुलेटेड है। फ्यूचर मार्केट फॉर दैट मैटर इन एन एंटायर फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट इज हाईली रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। एंड आप लोगों को पता है कौन ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना? जिसके लिए आप लोग, जो लोग मार्केट में
बॉस बनने के लिए रेडी हो रहे हो, है ना। हम लोग बोलते हैं ना इसका मार्केट का बंदा है, तो मार्केट का बंदा कैसे बनता है, उसको क्योंकि सेबी का हाथ होता है उसमें। किसका हाथ होता है, सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये पूरा मार्केट का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये सेबी के हाथ में है। तो इसलिए बोलते हैं मार्केट इज हाईली रेगुलेटेड, एंड दिस मीन्स देयर इज ऑलवेज समवन ओवरलुकिंग द एक्टिविटीज इन द मार्केट एंड मेकिंग श्योर थिंग्स रन स्मूथली। वो कोशिश हमेशा करता है, जरूरी नहीं कि ऑलवेज स्मूथ रन हो, कभी कभी दिक्कतें होता है, बढ़ता है, जरूर होता होगा, लेकिन उनका काम ही है रेगुलेटरी का कि मार्केट स्मूथली ऑपरेशन चले। दिस ऑल्सो मीन्स डिफॉल्ट ऑन फ्यूचर एग्रीमेंट इज हार्डली पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे एबीसी और एक्स वाई जेड में डील हुआ है तो एक्स वाई जेड ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं हम कंटिन्यू नहीं करेंगे या फिर हम छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। और अगर एक्स वाई जेड छोड़ के चला भी जाता है तो कोई और नहीं मिलेगा, तो डिफॉल्ट होने का चांसेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कम है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। सिमिलर चीज ऑब्वियसली ऑप्शंस के लिए भी लागू होता है, पर मैं फिलहाल ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा कोर्स ऑप्शंस पे ही लगेगा। ये जो पूरा कोर्स है इसमें सारा का सारा बातें ऑप्शंस पे ही होगा। अब कुछ मौका আরে फ्यूचर में। এটা একটা question আছে। हाँ बोल बोल। বলছি কি যদি এক্স ওয়াই এবিসি কোম্পানি আর এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি, हम्म এবার এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি যদি চলে যায় हम्म তাহলে এবিসি কন্ট্রাক্টে কার সাথে থাকবে তখন? দেখ এটাই তো আমি তখন বলছি, এবিসি আর এক্স ওয়াই জেড যদি, মানে বেসিক্যালি এবিসির কাউন্টার পার্টি কে এক্স ওয়াই জেড, হ্যাঁ। তাই তো। হুম বা উল্টোটাও বলতে পারি এক্স ওয়াই জেড এর কাউন্টার পার্টি এবিসি। হুম এখন যদি এক্স ওয়াই জেড বলে कि আমি অনার করব না, মানে হুম जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया, जो गोल्ड डीलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट किया मैं उसको ऑनर नहीं करूंगा, मैं इसको ऑनर नहीं करूंगा, एक्स वाई जेड अगर ऐसा बोलता है तो फिर ऑब्वियसली ये तो एबीसी के साथ, एबीसी का एग्रीमेंट तो बेकार हो जाएगा फिर। হুম तो फॉरवर्ड मार्केट में ऐसा हो सकता है। হুম फॉरवर्ड मार्केट क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं है, रेगुलेटरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में अगर एक्स वाई जेड बोलता है कि मुझे ऑनर नहीं करना है तो एक्स वाई जेड किसी और को ट्रांसफर करेगा। मतलब एक्स वाई जेड की जगह एबीसी के पास और भी लोग मिलेगा जो सिमिलर सोच रखता हो एक्स वाई जेड की तरह, मे बी आपको। যেটা ট্রান্সফার করে দেবে অন্য কারোর হাতে। यस मतलब ऑटोमेटिक मार्केट ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स वाई जेड किसी और को देके चला जाएगा, या फिर एक्स वाई जेड अगर ना भी कर देता है तो मतलब एक्सचेंज का यही तो काम है, ब्रोकर और एक्सचेंज क्या करेगा, एबीसी के लिए दूसरा पार्टी ढूंढ देगा। मतलब उसमें एक्स वाई जेड की जगह में भी जे 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 डब्ल्यू को मिल देगा, किसी और को मिला देगा जो सिमिलर व्यू रखता है एक्स वाई जेड की तरह। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने के लिए फ्यूचर मार्केट किसी भी तरह का कोशिश करेगा, और क्योंकि वो मार्केट है, क्योंकि वो सुपर मार्केट है, तो आपको वहां पर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू वाला लोग मिलेगा, 100% मिलेगा। यही तो मार्केट का खूबी है। और इसीलिए तो मार्केट, ये जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा मार्केट में अपना पोजीशन क्लोज करना चाहता है तो मार्केट उसको ये मौका देता है कि हाँ भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं लॉस में चला जाऊंगा, तो मैं इस डील में और रहना नहीं चाहता। तो नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं, किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, तब एबीसी को जेजेडब्ल्यू मिल जाएगा या कोई और मिल जाएगा, पर मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। अब ये आगे आगे मैं आपको और बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये सब होता कैसे है, बट यहाँ पर बेसिक चर्चा में अगर मैं बोलूं, फॉरवर्ड मार्केट में ना तो एक्स वाई जेड निकल के जा सकता है, और अगर चला भी गया तो एबीसी और कुछ कर नहीं सकता। फॉरवर्ड मार्केट में अगर एक्स वाई जेड ऑनर ना करके डिसऑनर करके चला जाता है तो एबीसी कुछ कर नहीं सकता, चिल्ला सकता है कुछ जोर से जोर, मारपीट कर सकता है, बट कोई लीगल स्टेप्स नहीं ले सकता। बट इन केस ऑफ फ्यूचर मार्केट, एक्स वाई जेड के पास अगर इच्छा नहीं है तो एक्स वाई जेड भी निकल सकता है, एबीसी को भी दूसरा कोई অপোজিট পয়েন্ট অফ ভিউ वाला প্লেয়ার मिल सकता है। ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ক্লিয়ার হয়েছে।
ये सब एकदम आदिम जमाने का बात है सर। मतलब ये मार्केट जब बन रहा था उसी टाइम पे, ये जो ऑप्शंस मार्केट, फ्यूचर मार्केट जब बन रहा था उस टाइम पे ये सब मैटर को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस के साथ देखा गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही नहीं बन जाएगा रातों रात। मतलब मन किया मार्केट बना दो, मार्केट बनाने के पीछे का रिस्क तो होता है। अब वो सब रिस्क कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो फिर मार्केट बनाने का क्या जरूरत है ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स आर टाइम बाउंड। कॉन्ट्रैक्ट टाइम बाउंड है, हम लोग इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। तो ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होता है ना, ठीक है, मंथ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज टाइम बाउंड है। तो you will understand in detail bit later, but for now do remember that all future contract available to you have different time frames. जैसे एबीसी ज्वेलर्स एंड XYZ के बीच में जो हम लोग एग्जांपल लिए थे उसमें हम लोग 3 मंथ पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, 3 महीने का पर्सपेक्टिव था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 9 दिसंबर से 9 मार्च तक का डेट था। इनके बीच में जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है, जो डील का पार्ट। तो नॉर्मली देखा जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, इस तरह का कहा जाता है। अब आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे है। अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपको कहीं पर दिखा रहा था कि अलग अलग टाइम फ्रेम, जैसे ये देखिए, ये जस्ट एक ऑप्शन का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने दिख रहा है। ये निफ्टी का करंट प्राइस रेट चल रहा है। अगर टारगेट प्राइस एग्जांपल के लिए मैं देखता हूँ, जस्ट टारगेट प्राइस 18,000 अगर 30 है, और यहाँ पर देखो दो डेट दिख रहा है, 23 फेब और 29 मार्च। ठीक है, तो 23 फेब मतलब अपकमिंग एक्सपायरी, और ये नेक्स्ट मंथ का डेट दे रहा है। प्रेडिक्शन सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता कि ये जो टारगेट डेट दे रहा है तो फिर इसका मतलब क्या, टाइम बाउंड है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक चलता है। तो ये जो टाइम बाउंडनेस है मार्केट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम बाउंड बेसिस में चलता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चर्चा है। आई होप कि आप समझ रहे हो सर। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर टाइम बाउंड इन फ्यूचर मार्केट। अच्छा, सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कैश सेटल। मोस्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल। ज्यादातर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटल्ड ही होता है। ठीक है, फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता। दिस मीन्स ओनली कैश डिफरेंट, कैश का जो डिफरेंस होता है दोनों पार्टी के बीच में, उसको सेटल आउट करो। देयर इज नो आर यू आर मूविंग द फिजिकल एसेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब अगर जैसे गोल्ड का डील हो रहा है, अब देखो हम लोग कमोडिटी का बात कर रहे हैं, गोल्ड क्योंकि कमोडिटी है। स्टॉक तो बेसिकली एक, क्या बताऊं सर, एक मतलब फिजिकल तो स्टॉक तो हो ही नहीं सकता है ना, शेयर तो फिजिकल हो ही नहीं सकता। बट फिर भी कमोडिटी तो हो सकता है। जैसे मैं आपको एमसीएक्स के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा, ये जो कमोडिटी है हम लोगों के पास, ठीक है, इसका भी देखो आप ऑप्शन चेन, इसका भी आपको मिलेगा। कमोडिटी का भी एक्चुअली सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे जैसे स्टॉक में ट्रेड होता है ना निफ्टी में, वैसा ही यहाँ पर भी ट्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको चेन दिखेगा, ये देखो, कॉपर का, क्रूड ऑयल का, गोल्ड का, नेचुरल गैस का, निकेल का, सिल्वर का। ठीक है, अभी हम लोग कमोडिटी मार्केट में बात नहीं करेंगे क्योंकि कमोडिटी मार्केट का जो एसेट क्लास का जो कैरेक्टर है वो एक अलग ही डिस्कशन पॉइंट है। ये भी, इसका भी मार्केट में बहुत डिमांड है, कमोडिटी एंड करेंसी डेरिवेटिव्स, जस्ट लाइक इक्विटी डेरिवेटिव्स। अभी आपको जस्ट मैं गोल्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी के अंदर आता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ आपको ऑप्शन चेन नजर आएगा। अगर गोल्ड का ही मैं बात करूं, यहाँ पर देखो गोल्ड का भी अलग अलग एक्सपायरी नजर आ रहा है, जस्ट लाइक स्टॉक का भी सिमिलर काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम इन स्टॉक, कमोडिटी, इन एवरीथिंग। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन नजर आ रहा है। अभी ऑप्शन चेन को कैसे यूज करना है, स्ट्राइक प्राइस को कैसे यूज करना है, ये सब समझ जाओगे सर। यही सब समझने के लिए तो हम लोग एक हुए हैं अभी कुछ महीने के लिए। अब ठीक है, देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा था कि गोल्ड का फ्यूचर या जिंक का फ्यूचर, अब किसी को अगर जिंक में या गोल्ड में या नेचुरल गैस में डील करना है, मे भी क्योंकि ये कमोडिटी है, तो हो सकता है कि फिजिकल सेटलमेंट भी कर लो आप, लेकिन जरूरी नहीं है। जो लोग ट्रेडर होते हैं ना,
उनको फिजिकल सेटलमेंट करने का जरूरत नहीं है, वो कैश सेटलमेंट में भी काम कर लेगा। तो क्या होता है, देयर इज नो वरी ऑफ मूविंग द फिजिकल गोल्ड और फिजिकल जिंक और फिजिकल नेचुरल गैस टू अनदर प्लेस। मोर सो द कैश सेटलमेंट is overseen by the regulatory authority ensuring total transparency in the cash settlement process। अब सेबी क्या करेगा, एक्सचेंज के थ्रू से ये सेटलमेंट प्रोसेस में किसी को डेबिट करेगा तो किसी को क्रेडिट करेगा। नाउ कम्स द बिग डिफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है, जो बहुत जरूरी डिफरेंस है, आपको एक बार शॉर्टकट में बता देते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। सर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसको ओवर द काउंटर या ओटीसी बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन एक्सचेंज, जैसे कि बीएसई, एनएसई एटसेट्रा। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप अपने मन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, जो एक्सचेंज डिसाइड करता है पार्टी को वही करना पड़ता है। इसमें हाई काउंटर पार्टी रिस्क है, मतलब जैसे एबीसी ज्वेलर्स और XYZ ज्वेलर्स, XYZ डीलर, गोल्ड डीलर, ठीक है, अगर एबीसी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव मार्केट के बारे में, गोल्ड के प्राइस के बारे में, बट उसको XYZ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर बाई चांस XYZ नहीं मिला, ये XYZ मिला पर XYZ छोड़ के चला गया, तो XYZ की जगह दूसरा कोई डीलर मिलना बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए फॉरवर्ड मार्केट में हाई काउंटर पार्टी रिस्क होते हैं, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क का चिंता नहीं करना है, बिकॉज वो एक्सचेंज है, वो सुपर मार्केट है, वहां पर आपको XYZ या ABC जैसा सोचने वाला लोग बहुत मिलेगा। XYZ को ABC जैसा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू वाला लोग पार्टी मिला देगा, ABC को भी XYZ जैसा सोचने वाला सिमिलर काइंड ऑफ और भी ट्रेडर अवेलेबल कर देगा। यही कारण है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हाई काउंटर पार्टी रिस्क है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नो काउंटर पार्टी रिस्क है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई रेगुलेशन के थ्रू से नहीं चलता है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से भी रेगुलेटेड है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब एबीसी अगर बीच में लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर डील में नहीं रहना है, या XYZ को लगता है कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर डील के अंदर नहीं रहना है, तो वो छोड़ के नहीं भाग सकता, उसे एंड तक रहना पड़ेगा। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो डील है वो ट्रांसफरेबल है और इसीलिए ट्रेडेबल है। ट्रेडेबल क्यों? क्योंकि इजीली बाइंग सेलिंग होता है, जब भी मर्जी कोई किसी को सेल करके निकल जाता है, कोई किसी से बाई कर लेता है, ट्रेडेबल है, बिल्कुल ट्रेडेबल है। यही तो एक्सचेंज करता है सर, मॉडर्न डे एक्सचेंज का तो वही काम है कि आपको ये इजीनेस देता है। सर ये टाइम बाउंड जस्ट वन टाइम फ्रेम में चलता है, जो उनके बीच में डिसाइड होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम हो सकता है। सेटलमेंट फ्लेक्सिबल है, फिजिकल भी हो सकता है, कैश सेटलमेंट भी हो सकता है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता, ओनली कैश सेटलमेंट होता है। जैसे कि हम लोग कल जो एग्जांपल देखे थे एबीसी और XYZ के बीच में, वहां पर हमने जो गेन किया या प्रॉफिट किया, ठीक है, या लॉस किया, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एबीसी को 38 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर एबीसी को 38 लाख का प्रॉफिट होता है तो जस्ट कुछ नहीं, एबीसी के XYZ के अकाउंट से 38 लाख एबीसी के पास आ जाएगा, तो 38 लाख XYZ को डेबिट कर देंगे और एबीसी को 38 लाख क्रेडिट कर देंगे। और एक बार हम लोगों ने देखा कि XYZ को प्रॉफिट हुआ 59 लाख के आसपास, तो 59 लाख एबीसी के अकाउंट से XYZ के अकाउंट में आ जाएगा और XYZ के अकाउंट में 59 लाख क्रेडिट हो जाएगा। तो जस्ट कैश सेटलमेंट में काम होता है, किसी भी तरह का फिजिकल सेटलमेंट का जरूरत नहीं होता है, जैसे कि फॉरवर्ड में देखने को मिलता था। हेलो, बोलो सर, समझ में आ रहा है? आई थिंक अभी क्लियर हो गया विश्व तथा इनकी सभी को पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके सर। अब धीरे धीरे हम लोग
स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस पे धीरे धीरे बात करेंगे सर। स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस दोनों अवेलेबल होता है मार्केट में। अब ये स्पॉट प्राइस क्या है, फ्यूचर प्राइस क्या है? There is a need to stress upon the distinction between spot and future. The spot is the price at which the asset traded in regular market. स्पॉट प्राइस उसे कहते हैं जिस दाम पे कोई पर्टिकुलर एसेट, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो जो भी नेचुरल गैस हो, चाहे वो करेंसी हो। Spot price is the price at which asset trade in regular market, also called spot market. For example, if we are talking about gold as an underlying, अगर gold को हम लोग underlying मानते हैं, then there are two price we are referring to. Gold in the regular market also called spot market, and gold in the future market called gold future. जैसे equity in regular market is called equity spot, and equity in future is called equity future. जैसे हम लोग ये जो मार्केट देखते हैं, ये इक्विटी स्पॉट मार्केट है। ये जो निफ्टी देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर हम किसी कंपनी का नाम लिख दे, ये जैसे रिलायंस का स्पॉट है। लेकिन आपको जब मैं फ्यूचर मार्केट दिखाऊंगा, फ्यूचर ट्रेडिंग एरिया में एनएसई के अंदर में मिलेगा, तो आपको जो इवन इसमें भी मिलेगा, हम यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे फ्यूचर मार्केट। यहाँ पर आपको रिलायंस का ऑप्शन चेन का भी बहुत कुछ दिखता है। ये देखो फ्यूचर का भी, रिलायंस फरवरी फ्यूचर, रिलायंस मार्च फ्यूचर दिखाई दे रहा है। हाँ, अप्रैल फ्यूचर, ये देखो दिखाई दे रहा है दादा। ये देखो ये फ्यूचर मैंने ओपन किया, ऑप्शन नहीं सर, फ्यूचर। हाँ, तो ऑलमोस्ट मिमिक्री कर रहा है। यहाँ पर 2430 बता रहा है करंट लेवल में, मतलब फ्यूचर रिलायंस का फरवरी फ्यूचर बता रहा है 2430, जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्पॉट प्राइस के आसपास ही है। स्पॉट प्राइस कितना बता रहा था? स्पॉट प्राइस ये नॉर्मल रिलायंस है, वही सेम टू सेम लेवल में। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मार्च में दिखाऊं, तो मार्च में मार्केट क्या बता रहा है? रिलायंस मार्च फ्यूचर देखो, आपको थोड़ा नजर चेंज आ रहा है, 2446.10 बता रहा है। कुछ देखने को मिल रहा है सर? प्रेजेंट मार्केट और फ्यूचर मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। कैंडल वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में जा रहा है रिलायंस के केस में। किसी दूसरा स्टॉक का आप दूसरे टाइप पे देखो, जितना रिसर्च बढ़ाओगे उतना देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर फ्यूचर में दाम का चेंजेस क्यों है? सर वही तो मार्केट का सोच है, मिमिक्री करता है स्पॉट मार्केट को। अगर स्पॉट मार्केट में मूवमेंट पॉजिटिव है, तो फ्यूचर मार्केट में भी मूवमेंट पॉजिटिव नजर आएगा। अगर स्पॉट मार्केट में मूवमेंट नेगेटिव है, तो फ्यूचर मार्केट में भी नेगेटिव नजर आएगा। कोई दूसरा स्टॉक का नाम बताओ, मैं दिखाता हूं आपको। रिलायंस छोड़ो, ये जो सीई वगैरह दिख रहे हैं, ये सब ऑप्शंस है, ये आगे बताएंगे सर। हाँ, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ये आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ऑप्शंस में बात नहीं कर रहे हैं। आप जस्ट मुझे कोई दूसरा कंपनी का नाम बताओ। अदानी, अदानी एंटरप्राइज, चलो देखते हैं। अदानी एंटरप्राइज करेंटली 1765 रेंज में चल रहा है। अगर मैं अदानी का फ्यूचर में देखूं कि क्या हालत है इसका, अदानी एंड फेब्रुअरी फ्यूचर, आई थिंक फेब्रुअरी फ्यूचर ऑलमोस्ट हम लोग फेब्रुअरी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्च को देख रहे हैं। 1745 ये बता रहा है 1757। आई होप आप देख पा रहे हो सर। तो मोटा मोटी अदानी का जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, जो मिमिक्री कर रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल में। इवन कैंडल स्टिक्स का नेचर भी आपको ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहा है। तो ये सब क्या है सर? सर यही तो है, यही तो है। अब इसका जो डिफरेंस है, इसका जो माइंड सेटअप है, इसके ऊपर बेस करके ट्रेड सेटअप होता है। लेकिन क्यों और कैसे, ये तो समय के साथ साथ ही मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा स्पॉट और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस दिखा रहा था कि स्पॉट मार्केट में सेम एसेट क्लास रिलायंस, आपको रिलायंस एसेट क्लास में उसका स्पॉट भी देखने को मिला, उसका फ्यूचर भी देखने को मिला। सिमिलरली अदानी एंटरप्राइज में आपको स्पॉट भी देखने को मिला, उसका फ्यूचर भी देखने को मिल रहा है।
द कॉन्सेप्ट इज दैट इज स्पॉट और फ्यूचर में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के साथ क्या करेंगे सर? सर वो वही तो सीखना है आगे। The spot price is the price at which asset trades in regular market, also called the spot market. For example, if you are talking about gold as an underlying, अब gold की जगह मैंने आपको stock भी दिखाया, then there are two price we are referring: gold in regular market, इसको spot market, and gold in future market called gold future. Reliance in regular market is Reliance spot, Reliance in future called Reliance future. Same to same. Price in the spot market and future market moves in a tandem. Tandem समझते हो सर? Tandem का मतलब होता है कि अगर करंट मार्केट में पॉजिटिविटी है, बुलिशनेस है, तो फ्यूचर में भी बुलिशनेस होगा। अगर करंट मार्केट में नेगेटिविटी है, तो फ्यूचर में भी नेगेटिविटी नजर आएगा। With these points in perspective, let us now move our attention few other nuisance of the future contract. चलो देखते हैं। फ्यूचर ट्रेड करने के टाइम पे एक ट्रेडर को क्या क्या चीजें देखना पड़ता है। तो बिफोर योर फर्स्ट फ्यूचर ट्रेड आपको क्या सोचना पड़ता है, आप जरा ध्यान से देखें। सो बिफोर वी डिग डीपर, अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू फ्यूचर ट्रेडिंग। टू रिमेंबर, एक चीज याद रखें, एट अ लेटर स्टेज वी विल रिविजिट दिस पॉइंट्स अगेन, बार बार फिर से बात करेंगे, बट फॉर नाउ फॉर गुड वर्किंग नॉलेज कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स पे ध्यान दें। लॉट साइज बहुत डिपेंड करता है ट्रेडिंग करने के टाइम पे। फ्यूचर में जब ट्रेड लिया जाता है तो लॉट में होता है। फ्यूचर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट where everything related to agreement is predetermined. Lot size is one such parameter. Lot size specify the minimum quantity that you will have to transact in a future contract, and lot size vary from one asset to another. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मार्केट से भी दिखा सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं मार्केट में भी दिखा सकता हूं। अब मार्केट में अगर आप फ्यूचर मार्केट का लॉट को देखना चाहोगे, यहाँ पर कोई बाइंग बटन दिख नहीं रहा है। अदानी मार्च फ्यूचर, फ्यूचर में मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ सर। अदानी मार्च फ्यूचर, ठीक है। जस्ट मैं इसको अगर बाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिनिमम 250 क्वांटिटी दिखा रहा है सर। मिनिमम मुझे 250 क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है, जो ओवरनाइट के लिए, ठीक है। प्राइस बता रहा है इतना, मार्जिन का जरूरत है मुझे 3,05,077, इतना मुझे मार्जिन चाहिए, इतना बता रहा है, ठीक है। तो ये एक लॉट का, ये देखो यहाँ पर लॉट का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब किसी दूसरे स्टॉक में देखते हैं, रिलायंस का। अरे 1742 into 250 কত হয়? তুই কর করে বল না আমাকে। আরে আমার কাছে ক্যালকুলেটর নেই, রাস্তায় আছে। দাঁড়া বলছি। रिलायंस मार्च फ्यूचर बाई, एक लॉट में यहाँ पर 250 बता रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड, क्या पूछा मैंने मुझे? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी ना, প্রাইসটা আছে তো আর কোয়ান্টিটি লটের যে কোয়ান্টিটিটা রয়েছে 2445, कोई बताओ ना रे कितना हो रहा है? 2445 इंटू 250, सॉरी 2445 इंटू 250, तो होता है तुम्हारा 6,11,250। मतलब তাহলে अगर মার্জিনে পার্সেন্টেজটা কত হচ্ছে? मार्जिन में रिलायंस का बता रहे 1,12,000। মানে 1,12,000 ডিভাইডেড বাই 6,11,000, তাই তো? हम्म 1,12,903, আর ওটার ভ্যালু কত হয়েছিল? 6,11,000। 6,11,000। 6,11,250। মানে 18.547, মানে 5 18.5% মার্জিন দিতে হবে। यस, ठीक है, मतलब जो हिसाब बन रहा है। दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? ये रिलायंस का फ्यूचर में है, ये फ्यूचर में है। फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा लगता है, फ्यूचर लॉट में होता है।
अब आपके मन में चल रहा है सर तो फिर अगर मुझे लॉट नहीं लेना है, इतना खर्चा नहीं करना है, तो फिर मैं क्या करूँ? ऑप्शन चाहिए ना, हाँ बोलो। যদি এটা অপশন ছিল না তো অপশন চেঞ্জ হলে কি হতো আমি অপশনে পরে বলছি, অপশন ছাড়া, অপশন এখন আমি অপশন পড়াচ্ছি, ফিউচার পড়াচ্ছি তো। যখন অপশন পড়াবো অপশন জিজ্ঞেস कर दिया এখন दाड़ा। अच्छा, रिलायंस अगर तुमको नॉर्मल लेना है, ठीक है, तो अब रिलायंस में जाओ, करंट प्राइस चल रहा है इसका 2429। अगर आप करंट प्राइस में लेना चाहते हैं तो इसमें आपको, ये नॉर्मल मार्केट है, स्पॉट मार्केट, देखो सर फर्क देखो, स्पॉट मार्केट में आपको इतना जरूरत नहीं होता है, आप 2429 देके मिनिमम क्वांटिटी खरीद सकते हो, यू कैन बाय मिनिमम क्वांटिटी। बट एक इंटरेस्टिंग खेल आपने देखा सर, अब आगे आगे मैं इसका बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, बट फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि मानो आपके पास ये जो मार्केट है, इस मार्केट में आप एक क्वांटिटी को ही खरीद सकते हो, एक की जगह अब 1000 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, लाख भी ले सकते हो। लेकिन जब मैंने आपको फ्यूचर दिखा रहा था तो आपने क्या देखा, फ्यूचर मार्केट में आपने क्या देखा कि करीब 6,11,000 का शेयर, उसको अगर आपको परचेस करना पड़ रहा था तो 6 लाख की जगह आप 1 लाख समथिंग, 1,12,000 से, आप जिसका हिसाब सुमित कर रहा था कि 18% मार्जिन देके आप 1,12,000 अमाउंट जमा करके 6,11,000 का शेयर आप परचेस कर सकते हो। लेकिन रिस्क भी हाई होता है, अब आगे चर्चा करेंगे ये रिस्क क्या है, किस तरह से ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉफिट लॉस होता है, कैलकुलेशंस क्या होता है, ये आगे का विषय है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल मार्केट में जहां पर आप एक शेयर के लिए आप एक उसी का दाम दे रहे हो, 100 शेयर अगर इसके, अगर आप यहाँ पर 100 लिखोगे, मानो आपको 100, चलो 250 लिखते हैं, अगर यहाँ पर आप 250 लेते हो, ये लॉट नहीं है, ये इस पे कोई मिनिमम लॉट का जरूरत नहीं है, इसमें आप एक ले लो, 200 ले लो, 250 ले लो, डजेंट मैटर। लेकिन वही चीज जब आप फ्यूचर में करने जाते हो तो आपको सुविधा मिलता है, पर सुविधा के साथ साथ रिस्क भी आता है सर, वो चीज आगे आगे आपको मैं बताऊंगा। तो आपको मैं इतना तो समझा दिया कि फ्यूचर मार्केट में आपको विथ लॉट चलना पड़ता है, जो एक प्री फिक्स कॉन्सेप्ट में चलता है ना, जो एक प्री फिक्स कॉन्सेप्ट में चलता है, जो एक्सचेंज डिसाइड करता है और ब्रोकर के थ्रू से हमारे सामने रखता है। आई होप आप समझ पा रहे हो सर, ठीक है। अब आगे जब आप लोग फ्यूचर का ट्रेड करेंगे, ठीक है, फ्यूचर का ट्रेड भी आपको सिखाएंगे और उसके साथ साथ क्या प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कैसे हो सकता है, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल को चलो देखते हैं, जो एग्जाम्पल हम लोग बिल्ड कर रहे थे हम वही एग्जाम्पल देखते हैं। इन आवर एग्जाम्पल एबीसी ज्वेलर्स एंड XYZ गोल्ड डीलर, ठीक है, एबीसी एग्रीड टू बाय 15 kg ऑफ गोल्ड एट अ रेट ऑफ 2450 पर ग्राम। तो एबीसी और XYZ के बीच में जो डील हुआ था उसके लिए कितना खर्चा पड़ रहा था, 2450 पर ग्राम के लिए 24,50,000 पर केजी। अब सिंस द डील वाज टू बाय 15 kg, डील क्या था, 15 kg बाय करना है, तो 15 kg का क्या वैल्यूएशन होता है 24,50,000 इंटू 15 करके हिसाब लगाओ, 3.675 करोड़ के आसपास का वैल्यू आता है। तो इन दिस केस इट इज सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 3.675 crore. तो simply put the contract value is the quantity times the price of the asset. ये जो 3.675 करोड़ है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। And we know the future agreement has a standard predetermined minimum quantity, lot size. So going by this, the price, the contract value of future agreement can be generalized into lot size into price, जो मैं अभी आपको रिलायंस में ही शो कर रहा था, रिलायंस में, अदानी में, अभी मैं आपको फ्यूचर एग्रीमेंट में दिखा रहा था कि आपको मिनिमम लॉट लेना पड़ता है, ठीक जैसे यहाँ पर मिनिमम 15 kg लेना पड़ रहा है डील के हिसाब से, वैसा ही। अब बात करते हैं मार्जिन का, ठीक है, referring back to the examples of ABC Jewelers and XYZ Gold Dealer at the time of agreement, हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था कंटिन्यूअली, 9 दिसंबर 2014 से लेके 9 मार्च 2015 तक का डील था ये। इसमें क्या है, 9 दिसंबर 14 को बोथ द पार्टीज वुड हैव अ जेंटलमैन्स वर्ड
एकदम भद्र लोग, ओके, नथिंग बियॉन्ड दैट, मीनिंग बोथ द पार्टीज वुड हैव जस्ट एग्रीड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एग्रीमेंट को एकदम सम्मान सहित कंप्लीट करेंगे एक्सपायरी डे में, दैट इज 9 मार्च 2015 में। डू नोटिस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी ऑन 9 दिसंबर 2014। 2014 में जो डील हुआ इसमें कोई पैसा का एक्सचेंज नहीं हुआ। However, in a future agreement, the moment a transaction takes place, both the parties involved will have to deposit some money. बात को समझे सर, फ्यूचर एग्रीमेंट में दोनों पार्टी, जो बायर है जो सेलर है, दोनों को कुछ ना कुछ जमा करना पड़ता है। तो ये जो कुछ ना कुछ जमा करना, जैसे अभी हमको दिखा रहे थे कि अगर आप रिलायंस का फ्यूचर खरीदना चाहते हो, आपको 6,11,000 का रिलायंस का फ्यूचर खरीदना था, तो आपको 1,12,000 जमा करना पड़ रहा था। अब ये मार्जिन क्या है, मार्जिन का क्या रूल्स है, क्या कैलकुलेशंस है, ये आगे आगे मैं डिस्कस करूंगा सर, ठीक है। मैं अभी दिखाया एक बार, तो इसका डिस्कशन से भी बनेगा, क्योंकि मार्जिन का भी कुछ कैलकुलेशन रूल्स है, अब क्यों लिया जाता है, उसका यूज क्या है, वो भी बताने वाला चीज है। कंसिडर दिस एज ए टोकन एडवांस, सिंपल बात है, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, इसको टोकन एडवांस समझ लेते हैं। फ्यूचर एग्रीमेंट में आना है तो दोनों पार्टीज को, बायर को भी सेलर को भी कुछ जमा करना पड़ता है, टोकन एडवांस रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। द मनी हैज टू डिपॉजिटेड विद द ब्रोकर। अब ये पैसा किसके साथ में थ्रू से जाएगा, ब्रोकर कंपनी के थ्रू से। आप जो भी कंपनी के थ्रू से ट्रेड करते हो उनके थ्रू से, लाइक ज़ीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, हाँ, मोतीलाल हो, एसएमसी हो, जो भी कंपनी है, एंजल हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, यूजुअली द मनी that needs to be deposited is calculated as a percentage of contract value. ये total contract value का percentage जो अभी सुमित कर रहा था, this is called margin amount, and margin plays a very pivotal role in future trading. We'll understand this in greater detail in upcoming chapters. For now, just remember that to enter into a future agreement, margin amount is required, which is a certain percentage of the contract value. जैसे हम लोगों ने देखा अभी कुछ देर पहले कि 250 रिलायंस का शेयर 2450 करके अगर लेना था, जिसका वैल्यू बन रहा था 6 लाख समथिंग, उसके लिए आपको करीब 18% के आसपास मार्जिन जमा करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल में मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मार्जिन का और भी बातें हैं जो आपको आगे आगे मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं सर एक्सपायरी पे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब एक्सपायरी आता है, एज वी नो ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर टाइम बाउंड, हम सबको पता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टाइम बाउंड होते हैं। अभी हम लोग पढ़े एक्सपायरी और एक्सपायरी डेट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द डेट अप टू व्हिच द एग्रीमेंट इज वैलिड। बियॉन्ड द वैलिड डेट द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। Also beware that the day a contract expire, new contract are introduced by the exchange. जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो एक दूसरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, आप चाहो तो वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को डाल सकते हो। With this few point that we have discussed so far, I guess कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, लेकिन सर अगर किसी को फ्यूचर ट्रेड करना है तो क्या क्या चीजें देखना पड़ता है, वो हमारा नेक्स्ट क्लास का विषय रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास मतलब अगले मंगलवार को मैं आपको फ्यूचर ट्रेड सिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं आपको फ्यूचर ट्रेड का बेसिक बताया कि फ्यूचर ट्रेड और फॉरवर्ड ट्रेड में डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड जो चाणक्य जी के जमाने में चलता था, उस समय का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था उसको कैसे इम्प्रोवाइज करके फ्यूचर सिस्टम डेवलप हुआ, और फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस क्या है, और फ्यूचर का बेसिक जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है सिंपल लेवल में। अब नेक्स्ट क्लास जब आप फ्यूचर ट्रेड सीखेंगे, मैं आपको ओरिजिनल फ्यूचर ट्रेड दिखाऊंगा, एनएससी बीएससी के साइड से भी दिखाऊंगा, स्पेशली एनएससी के साइड से, और साथ में ये जो ऑर्डर बुक को भी रीड करना सिखाऊंगा, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जनरेट करने के लिए आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसमें सिंबल पहचानना, एक्सपायरी डेट पहचानना, इंस्ट्रूमेंट टाइप पहचानना, अंडरलाइन वैल्यू को पहचानना, बहुत सारा चीज है, ये सीख जाओगे, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये सब मैं फ्यूचर में थोड़ा कंप्लीट कर लूंगा, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए, ये लेवरेज एंड पे ऑफ का कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे फ्यूचर कंप्लीट करके फिर ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ओके।
आई होप कि और एक हफ्ता लगेगा फ्यूचर में, फिर जैसे ही फ्यूचर कंप्लीट हो जाए फिर ऑप्शंस के ऊपर बात करना चालू करेंगे। एक चीज क्या है सर, अगर फ्यूचर समझ में आ जाता है ना तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, फिर बस ऑप्शंस का जो हार्डकोर स्ट्रक्चर है उसमें बात करेंगे। ओके सर, आज इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास मंगलवार होगा। हाँ হ্যালো, बोल, हाँ बोल विश्व बोल। আজকের ভিডিওটা একটু প্রোভাইড করে দেবে আমাকে? আচ্ছা করে দেবো, আমি তুই একটু আমাকে আরেকবার একটু শুনবো তো এই জন্য। আচ্ছা তুই একটা কাজ করিস, একটু হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে লিখে রাখ, আমি মনে করে করে দেবো রাত্রের মধ্যে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, কথা শুনি থিঙ্কি ক্লিयर ना सर आप लोगों को भी? हाँ दादा ओके ठीक है, ठीक है फिर टाटा। Yes, sir. फिर मंगलवार को क्लास है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ओके, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ओके ओके दादा ओके, टाटा बाय सर। बाय बाय सर।